लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोगों के लिए क्रिमिनल्स फोर्स 5 का नया एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। सही, अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि मिस्टर मेहता की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी और वहीं ब्रजेश माथुर जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। वहीं मिस्टर मेहता जो अब इस केस को और ज़्यादा तो हैंडल कर नहीं सकते थे, जिसकी वजह से वो अब इस केस को एक नए आदमी के हाथ में हैंड ओवर करते हैं जिसका नाम आशीष था और वो लगभग ईश्वी के ही उम्र का था या शायद उससे 3 से 4 साल बड़ा। और ब्रजेश माथुर उस आदमी को देखकर तुरंत ही खड़े होते हुए काफी गुस्से में कहते हैं, ये लड़ेगा मेरा केस? मजाक कर रहे हैं मिस्टर मेहता आप मेरे साथ? आपको क्या लगता है? आपको लगता क्या है कि मैं पानी की तरह पैसे सिर्फ यूं ही बहाया हूँ? मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है और देखिए मैं रिटायर तो पहले ही हो चुका हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मेरी पेंशन बंद हो जाएगी, गवर्नमेंट से मिला मुझे जितना भी सुख सुविधा है वो सब खत्म हो जाएंगी, हो जाए, लेकिन मेरी इज्जत नहीं घटनी चाहिए। मैं पैसों के लिए ये सब नहीं कर रहा हूँ। आप इस बात को जरा भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। मिस्टर मेहता जो कहते हैं, जिस आदमी को इस वक्त आप अपने सामने देख रहे हैं ब्रजेश, ये बहुत ही काबिल लड़का है और मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर मैं भी इस केस को एक पल के लिए हारने की उम्मीद डाल लूँ, लेकिन ये नहीं हार सकता। नया है, नया खून है, जोश नया, दिमाग नया। ये ईश्वी के साथ अच्छी तरह से सब कुछ मैनेज कर पाएगा और कोर्ट में आपको जलील नहीं होना पड़ेगा, इसकी गारंटी तो आपको मैं देता हूँ। वहीं आशीष भी ब्रजेश को सांत्वना देते हुए कहते हैं, आई नो अंकल कि आप मेरी एज से मुझे जज करना शुरू कर दिए हैं, मगर ट्रस्ट में आपकी बेटी चाहे कितना भी ज़्यादा दम क्यों ना लगा ले, उसके मिले हुए सारे सबूत को मैं उसके ही खिलाफ इस्तेमाल कर दूंगा। इस तरह की कॉन्स्पिरेसी हमें सिखाई जाती है और वैसे भी एक नई लड़की को एक नया लड़का ही हैंडल कर सकता है। अंकल तो काफ़ी पुराने हो गए और हम इनके ही फर्म में काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग भी ली है मैंने। आपकी बेटी के पास सिर्फ लाइसेंस मिल गया जैसे तैसे करके, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने कई केसेस को हैंडल किया है। हाँ, माना कि मिस्टर मेहता जैसा नहीं है, मगर फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा। ब्रजेश जो खड़े होते हुए कहते हैं, पानी की तरह पैसे बहाए हैं मैंने, अगर मुझे इस केस में रिजल्ट नहीं मिला ना मिस्टर मेहता, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गुनाह किए। एक दो अगर गुनाह और बढ़ गए ना तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। और ये बोलकर वो वहां से निकल गए थे। दूसरी तरफ ईश्वी जो काफ़ी रिलैक्स होकर के आराम से आकर बेड पर लेट चुकी थी, जैसे वो आज अपनी पूरी थकान को दूर करने वाली हो, और उसे लग रहा था कि मिस्टर मेहता की तबीयत भगवान ने खराब की है, क्योंकि भगवान अब उसकी मदद करने पर तुल गए हैं। ईश्वी हमेशा खुद को लेकर पॉजिटिव ही रहा करती थी और आज तो सब कुछ उसके हिसाब से हो रहा था। वो काफ़ी खुश थी, स्पेशली अपने कमांडो साहब का फाइट देखकर और उनकी ड्रेसिंग सेंस देखकर। लगभग इसी तरह से आज रात होती है। ब्रजेश माथुर और अर्चना दोनों लोग का मुंह लटका हुआ था, लेकिन ईश्वी जो काफ़ी खुशी खुशी डिनर कर रही थी। डिनर करके ईश्वी अपने कमरे में वापस लौटती है और इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और पूरी तरह से एनर्जी से भरपूर थी। और अब जब उसके दिमाग में बहुत सारी ऊर्जा और दिमाग में पॉजिटिविटी भरी रहती तो वो सबसे पहले कॉल अपनी बेस्ट फ्रेंड तान्या को ही किया करती, और आज भी वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। लेकिन दूसरी तरफ से तान्या से उसे कोई खास अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं था। शायद तान्या किसी और के साथ ही बिजी थी। इस बात को सुनते हुए श्री थोड़ा निराश हो जाती है और फिर तान्या से कहती है, तो मेरे से बात क्यों नहीं कर रही ठीक से? कोई बात है क्या? मैं तान्या जो कहती है, नहीं कोई बात नहीं है, तू बोल ना, मैं सुन तो रही हूँ। क्या कर रही हो, एक मिनट रुको ना। जैसे ही तान्या ने ये बोला था, ईश्वी तुरंत ही समझ जाती है कि आखिर मामला क्या है, और उसे भी कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं था, जिसकी वजह से वो फोन काटते हुए कहती है, चल ठीक है, बिजी रह तुम, और फिर वो फोन रख देती है। वो भी आकर कैबी खिड़की के पास खड़ी हुई थी और थोड़ी देर आसमान की तरफ से देख करके जैसे उसकी नजर नीचे पहुंचती है, उसको अब जाकर समझ में आया था कि उसका सुकून तो कहीं और उसका वेट कर रहा है, जिस वजह से उसे इतनी बेचैनी महसूस हो रही थी। और हमेशा की तरह ईश्वी अपने बेचैनी को जहां तान्या के साथ शेयर करती थी, आज तान्या उसके साथ नहीं थी, लेकिन आज किसी को देखकर ही उसके दिल को काफी राहत मिल रही थी। और फिर वो आराम से आकर के खिड़की के पास ही बैठ जाती है। दूसरी तरफ इस वक्त अयान जो अपने भाई को डिनर कराने के लिए काफी टाइम से बुला रहा था, लेकिन दक्ष जो इस वक्त कुछ सुन नहीं पा रहे थे, शायद वो भी किसी काम में काफी ज्यादा व्यस्त थे। जैसे ही अयान अपने रूम में आता है ताकि वो दक्ष को देख सके कि वो आखिर हैं कहाँ पर और आखिर ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं,
वो जैसे ही दक्ष के पास आया था पीछे से उन्हें बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन दक्ष का चेहरा जो अभी भी ऊपर की तरफ था, जैसे वो कुछ बहुत ही ध्यान से देख रहे हो। अयान जो बगल में आकर खड़े होते हुए पूछता है, भाई आप ठीक तो हो ना, चलना नहीं है? अरे मैं कब से बुला रहा हूँ, डिनर तो कर लो, कुछ खाया नहीं आपने। लेकिन अभी जैसे ही अयान की नजर दक्ष के चेहरे के पास पहुंचती है, इस वक्त दक्ष के चेहरे पर एक हल्की हल्की सी मुस्कुराहट थी, जो कि अयान ने काफी टाइम से नहीं देखी थी दक्ष के चेहरे पर। और ये देखकर जैसे ही अयान दक्ष की नजर को फॉलो करता है कि वो इस वक्त देख कहाँ रहे हैं, तब जाकर के उसे समझ में आता है कि आखिर ये स्माइल का रीजन कौन है। वो थोड़ा सा अपना गला क्लियर करते हुए कहता है, सॉरी अगर मैं डिस्टर्ब कर दिया तो, आप दोनों कंटिन्यू रखो। और ये बोलकर वो काफी जल्दी जल्दी रूम के बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ बंटी जो जल्दी जल्दी खाना खाते हुए पूछता है, उसे नहीं खाना है क्या? मैं सारा खा जाऊंगा फिर। अयान जो कहता है, आज भाई कुछ नहीं खाने वाले, आज वो दोनों एक दूसरे को देखकर ही काम चला लेंगे। अच्छा वैसे रुद्र कहाँ है? बंटी जो कहता है, यू नो ना, जिसके रिलेशनशिप्स हो जाते हैं वो कहीं नजर कहाँ आते हैं। इस बात पर अयान जो काफी खुश होते हुए कहता है, मैं तो चाहता हूँ भाई बदल जाए, किसी भी हालत में ईश्वर उन्हें बदल दे, वरना भाई के जो इरादे हैं ना वो बहुत गलत है। वो जीत भी गए उसके बावजूद भी अगर वो अपना डिसीजन चेंज नहीं किया ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ होगी तो वो ईश्वरी होगी। इस बात को सुनते हुए बंटी जो थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, क्या ऐसा कोई राज है जो मुझे नहीं पता है? मुझे भी बताओ, मुझे भी मजा आता है ऐसे सीक्रेट्स जानने में। अयान जो उसके सर पर मारते हुए कहता है, भाई कभी सीरियस हो जाया कर, किसी के मरने की भी बात बताऊंगा ना तो उसमें भी तुझे ना कुछ मजाक ही सूझेगा। वहीं एक तरफ ईश्वरी जो कि और ज्यादा रह नहीं पाती और फोन उठा करके कॉल लगाती है। दूसरी तरफ कॉल जा करके दक्ष के कमरे में बज रहा था। थोड़ा देर तो दक्ष को उससे डिस्टर्बेंस महसूस हो रही थी, लेकिन फिर जबरदस्ती उन्हें वो कॉल उठाना ही पड़ता है, और कॉल उठाकर वो दोबारा से खिड़की के पास आकर टिक गए थे। दूसरी तरफ से काफी सॉफ्ट और काफी प्लीजेंट आवाज आई थी, हेलो, बिजी हैं? जैसे ही आवाज दक्ष के कानों में पड़ती है वो अपना सर हाँ में हिलाते हैं और फिर धीरे से कहते हैं, काफी बिजी हूँ, तुम क्या कर रही हो? ईश्वरी जो कहती है, मैं भी काफी बिजी हूँ, मैं तो आसमान में चांद देख रही थी, आप क्या कर रहे? दूसरी तरफ से आवाज आई थी, मैं भी चांद देख रहा हूँ। लेकिन ईश्वरी के ठीक सामने इस वक्त चांद था और दक्ष उसके ठीक ऑपोजिट साइड में खड़े थे, जिस वजह से दक्ष का चांद देखना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि चांद तो एक ही तरफ होता है। ईश्वरी इस बात का लॉजिक समझाते हुए दक्ष से पूछती है, जैसे चांद इस तरफ नहीं होता जिस तरफ आप देख रहे हैं, आपके जस्ट ऑपोजिट साइड में, अगर आप अपना चेहरा मोड़ेंगे ना तब आपको नजर आएगा चांद। नहीं, दक्ष अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहते हैं, तुम समझ नहीं रहे हो, मेरा चांद कहीं और है। जैसे ईश्वरी ने सुना था वो तुरंत ही अपना चेहरा नीचे करके ब्लश करते हुए कहती है, हाँ बीना, इतनी भी तारीफ मत किया करिए मेरी। मैं दूसरी तरफ से दक्ष कहते हैं, आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं देख रहा था वो दोनों बाप बेटे कहीं तुम्हारे कमरे में तो नहीं जा रहे, और वैसे भी तुम्हारा कमरा खुला क्यों है, खिड़की बंद क्यों नहीं कर ले रही तुम? ऐसे बड़े क्रिमिनल का डिक्की से निकलना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ईश्वरी जो कहती है, खामखा इतना अच्छा मूड था, डरा दिया आपने, थोड़ी सी रोमांटिक नहीं हो सकते क्या? नहीं, दक्ष कहते हैं, उसकी क्या जरूरत है, और वैसे भी रोमांस इतना दूर से अच्छा नहीं लगता। ईश्वरी, मैं आऊँ तुम्हारे रूम में? जैसे ईश्वरी सुनती है वो तुरंत ही चेहरा नीचे करते हुए दोबारा से अपने बालों को अपने कान के पीछे करते हुए कहती है, आप आकर क्या करेंगे? नहीं, दक्ष कहते हैं, कुछ नहीं, बातें करूँगा और यू नो व्हाट आई मीन। जैसे ईश्वरी ने सुना था वो धीरे से अपना चेहरा हाँ में लाते हुए कहती है, आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। वेल, मुझे ना इस वक्त गाना गाने का मन कर रहा है, आप सुनेंगे? ईश्वरी की बातें सुनकर दक्ष को थोड़ी हंसी तो आ रही थी, लेकिन वो जैसे तैसे अपने मूड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। जब भी ईश्वरी दक्ष से बात किया करती थी, दक्ष ने कभी इस बात का जिक्र तो नहीं किया और ना ही कभी अपने चेहरे पर इसे जाहिर होने दिया, लेकिन उनके दिल में जो गिटार बजती थी ये सिर्फ उन्हें ही पता था। वो तुरंत ही अपना सर हाँ मिलाते हैं, लेकिन फिर थोड़ा सीरियस होते हुए कहते हैं, पागल हो गए तुम, उतना दूर से यहाँ पर गाना गाकर चिल्लाना है तुम्हें? महेश्वरी अपना फोन दिखाते हुए कहती है, आप थोड़े से बुद्धू हैं क्या? फोन है ना, फोन से सुनिए मेरा गाना। लेकिन दक्ष ने इस बात पर राजी नहीं किया
और वो अपना सर ना मिलाते हुए कहते हैं, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। इस बात पर ईश्वी भी निराश हो जाती है और फिर अपना मुंह बनाते हुए कहती है, ठीक है फिर जाइए, मैं अकेले गा कर के खुद ही सुन लूँगी। वैसे भी मेरी आवाज़ में आपको क्यों ही दिलचस्पी आएगी, मैं तो सिर्फ आपके लॉयर हूँ और आप मेरे क्लाइंट हैं। हमारा कोई लेना देना तो है नहीं, कोई रिश्ता भी नहीं हमारा, है ना। दूसरी तरफ से बस की आवाज़ आई थी और फ़ोन कट जाता है। जैसे ही फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ था, ईश्वी का मूड पूरी तरह से लटक चुका था और वो तुरंत ही फ़ोन को ऑलमोस्ट बेड पर फेंकते हुए कहती है, मेरा मूड अच्छा हो ही नहीं सकता, भगवान मेरे सपोर्ट में कभी हो ही नहीं सकते। थोड़ा सा खुश होती हूँ फिर निराश हो जाती हूँ। और एक तो मेरे इमोशन का कंट्रोल इनके हाथ में जा चुका है, ये भी अच्छा मजाक करते रहते हैं। और क्या बोल रहे थे, दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, खिड़की, मुझे नहीं देखना कोई चांद वांद। और वो तुरंत ही दरवाज़ा को बंद कर देती है, अपने डोर का भी और साथ ही अपने विंडो का भी। और फिर तान्या के बारे में सोचते हुए कहती है, उसकी लाइफ कितनी सही है, रुद्र कितना प्यार करता है उससे और हमेशा एफर्ट्स भी लगाता है, हमेशा छोटी छोटी बातों का ख्याल भी रखता है। और ये शख्स मेरा गाना भी नहीं सुन सकते। बुरा नहीं गाती हूँ मैं, एक बार ट्राई तो कर सकते थे ना, कान फाड़ थोड़ी ना देते इनका, बुरे इंसान। और ये बोलकर वो सारी लाइट्स ऑफ करती है अपने कमरे के और फिर आराम से ब्लैंकेट के अंदर जाकर के छुप जाती है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और फिर तरह से सोने की तैयारी में लग चुकी थी, लेकिन वो दोपहर भर इतना सोई थी कि उसे रात में नींद तो नहीं आ रही थी। वो कभी इधर करवट बदलती तो कभी दूसरी तरफ। थोड़ा देर तो इसी तरह से गुजरता है और फिर ईश्वी, जो कि अपनी आंखों के सामने उन सारे सिनेरियो को दोबारा से याद करने लगती है जो कि आज सुबह सुबह हुआ था, किस तरह से उसके सामने कितने लोग की पिटाई होती है, कितने लोग मारे गए थे, और वो सारी चीज़ें ईश्वी को काफ़ी डरा रही थी। ईश्वी कभी मारदार जैसे चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती थी और ना ही उसे ऐसी चीज़ें पसंद थी। वो बहुत ही सॉफ्ट और प्लीजेंट और बहुत ही क्वाइट सी लड़की थी जिसे सिर्फ प्यार से रहना, प्यार से बातें करना पसंद था। हाँ, तान्या थोड़ी थी मार काट करने वाली लड़की, लेकिन ईश्वी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अभी वो इन्हीं सब बातों से डर रही थी कि तभी अचानक से उसकी खिड़की पर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से कोई हाथ मारने लगा था, जिससे वो और ज़्यादा डर करके एकदम से शिवर करने लगती है और ब्लैंकेट को अपने चारों तरफ लपेटे हुए धीरे से उठ करके बैठ जाती है। वो कोशिश कर रही थी कि वो झाँक कर ही खिड़की से देख ले कि इस वक्त हो क्या रहा है, लेकिन वो इस वक्त बेड पर थी और बेड से खिड़की का फासला काफ़ी दूर था, जिसकी वजह से ईश्वी को बाहर का कुछ भी नजर नहीं आता, जिससे वो काफ़ी मुश्किल से धीरे से अपने कदम को नीचे रखती है क्योंकि बार बार विंडो पर कोई टैप किया जा रहा था, और अपने कर्टन को हल्का सा हटाती है। बाहर की तरफ अंधेरा था जिसकी वजह से किसी शख्स का चेहरा नहीं दिख रहा था, मगर इतना दिख रहा था कि कोई एक शख्स जो कि उसके खिड़की के पास आकर लटका हुआ है। वो तुरंत ही अपने हाथ में टेबल लैंप लेती है और फिर धीरे से विंडो का दरवाज़ा खोलती है। वो पूरी तरह से इस तैयारी में थी कि जैसे ही वो शख्स अंदर की तरफ आएगा, ईश्वी तुरंत ही उस पर वार कर देगी, क्योंकि जैसा दक्ष ने उसे इत्तला किया था, क्रिमिनल के लिए डिक्की खोलना कोई बड़ी बात नहीं होती, और उसने पूरी तरह से इस बात को इमेजिन भी कर लिया था कि पक्का डिक्की खोल के वही आतंकवादी उसके रूम में घुसा है और शायद अब उसके साथ हाथापाई या उसे मारने की कोशिश करेगा। ईश्वी की पूरी तैयारी थी और जैसे ही उसने खिड़की खोला था, वो शख्स तुरंत ही अंदर की तरफ आता है और जैसे ईश्वी उसके सर पर मारने वाली होती है, तब तक वो शख्स ने उसके हाथ से टेबल लैंप ऑलमोस्ट छीन करके उसे नीचे ही फेंक दिया था और ईश्वी अपना बैलेंस पूरी तरह से बिगाड़ चुकी थी और जाकर के उसी आदमी के ऊपर पूरी तरह से लेट जाती है, या यूं कह ले वो धड़ाम से उस आदमी के ऊपर गिर गई थी। अब ईश्वी को ये लगता है कि यह आदमी तो उसके साथ हाथापाई या उसको मारने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ कुछ बहुत ही गलत हरकत करने के लिए आया है, जिसकी वजह से वो उसका मुंह नोचते हुए कहती है, मैं शादीशुदा हूं कुत्ते। जैसे ही उसने इतना बोला था और फिर उसके हाथ जो जा करके उस आदमी के चेहरे से हटता है, जो कि उस आदमी ने ही काफ़ी मुश्किल से हटाया था, और जैसे ही ईश्वी की नज़र उस आदमी के चेहरे पर पड़ती है, उसके दांतों तले उसकी जीभ आ गई थी और फिर वो अपने ही सर पर जोर से मारते हुए कहती है, ओ तेरी, मैं बहुत पागल हूँ शायद। नीचे लेटा शख्स जो कहता है, हाँ तुम हो, बहुत ज़्यादा वाली। अभी ईश्वी उस आदमी के ऊपर से हट पाती उससे पहले ही वो शख्स उसे कमर, लेकिन उससे पहले ही वो आदमी जो तुरंत ही ईश्वी को अपने घेरे में लेते हुए कहता है, क्या कह रही थी, शादीशुदा? ईश्वी जो दक्ष के सीने पर मारते हुए कहती है, हाँ बीना, इस वक्त ये मत सोचिए, जल्दी उठिए, मैं फर्स्ट एड लेकर आती हूँ। लेकिन दक्ष उसे ऐसा कुछ करने नहीं देते। वो उसके ठीक सामने आकर के खड़े होते हैं और फिर उसके नेल्स को देखते हुए कहते हैं, तुम्हारे नेल्स तोड़ने पड़ेंगे ईश्वी, बहुत खतरनाक है ये,
अभी तो चेहरे पर बस थोड़ा सा वार किया है, पीठ पर करोगी तो फिर क्या होगा मेरा? ये सुनकर केशवी जो अपना नाक से कोड़ते हुए कहती है, मैं आपकी पीठ पर क्यों वार करूंगी? आप ऐसा क्या करेंगे मेरे साथ? वो पूरी मासूमियत के साथ ये पूछ रही थी, जैसे उसे इस बात का कोई अंदाजा ही ना हो, और इस वक्त उसका दिमाग इन सब चीज़ों में चल भी नहीं रहा था। वहीं दक्ष हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें नहीं पता क्यों तुम ऐसा करोगी? महेश्वरी अपना कंधा उचकाते हुए कहती है, नहीं मैं आपको, हाँ अगर हमारी कभी लड़ाई होती है तो मैं अगर मारूंगी भी तो आपके मुंह नोचूंगी, हाथ नोचूंगी, पीठ पर क्यों? फिर दक्ष हल्का सा अपना चेहरा नीचे की तरफ करते हुए कहते हैं, खैर छोड़ो, तुम गाना सुनाने वाली थी। जो अपने हाथों को ले जाकर अपनी कमर पर रखते हुए पूछती है, आप यहाँ पर गाना सुनने आए हैं, वो भी ऐसे? दक्ष कहते हैं, तुमने ही तो कहा था तुम्हें गाना सुनाना है, अब फ़ोन पर अच्छी आवाज़ नहीं आती, फिर नेटवर्क कनेक्शन या फिर अब फील नहीं आता, तो सामने सामने बेटर है, तो सुना रही हो तुम? ईश्वी जो मुस्कुराते हुए कहती है, आप कितने अच्छे हैं, आप मेरा गाना सुनने के लिए इतना रिस्क उठा कर आए, थैंक यू। और ये बोल करके वो तुरंत ही दक्ष के गले लग गई थी। दक्ष भी उसको ज़ोर से अपनी बाहों में भरते हुए अपने मन में ही कहते हैं, पता नहीं और कितना दिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर जितना भी दिन हो सारे मोमेंट्स को बनाकर अपनी मेमोरी में रख लूँगा, क्योंकि बहुत जल्द हम अलग हो जाएंगे। ईश्वी जो दक्ष को अपने आप से दूर करती है, लेकिन दक्ष नहीं, और वैसे जिस तरह से दक्ष ने ईश्वी को पकड़ रखा था उसे अफनाहट हो रही थी। वो तुरंत ही दक्ष के कंधे पर हल्का सा टैप करते हुए कहती है, सांस नहीं आ रही है, मुझे छोड़िए। दक्ष जो धीरे से उसकी कमर से हाथ हटाते हैं और फिर उसको दूर करते हुए कहते हैं, ले लो सांस, मौका है अभी, पता चले मेरा मूड अगर बदल गया तो तुम सांस भी ना ले पाओ। अभी दक्ष की रोमांटिक कॉन्वर्सेशन ईश्वी के कानों तक पहुंच रही थी, लेकिन तभी उसके कानों में एक और आवाज़ पहुंचती है, ईश्वी क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो? जैसे ही आवाज़ उसके कानों में पहुंची थी वो तुरंत ही घबरा कर दक्ष से कहती है, चाहिए छुपी, हाथ से छुपी, बेड के नीचे जाइए। वही दक्ष कहते हैं, क्यों, मैं क्यों जाऊँ, मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। ईश्वी जो कहती है, हाँ अभी याद आ रहा है, मैं आपकी पत्नी और आप मेरे पति हैं, ये सब बाद में बात करेगा, अभी चाहिए छुपी, मम्मी आ रही है, अगर पापा को पता चला ना तो आपकी बहुत कुटाई हो जाएगी। वहीं दक्ष कहते हैं, तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा के बाजू में इतनी ताकत है कि वह मुझे मार सकते हैं? महेश जो कहती है, आप सिचुएशन की सीरियसनेस क्यों नहीं समझते, छुपिए ना जा करके। वहीं तभी बाहर से अर्चना जी उसके दीवार पर पीटते हुए कहती है, किससे बात कर रही हो अश्वी? महेश जो घबराते हुए कहती है, हाँ मम्मी आ रही हूँ। उसका नाटक देख करके दक्ष कहते हैं, वाह एक्टिंग अच्छी करती हो, तो मैं छुपूं वाकई में? ईश्वी जो जबरदस्ती उनको कर्टन के पीछे छुपाते हुए कहती है, यहाँ से निकलिएगा मत। लेकिन दक्ष कर्टन से हट करके जा करके बेड पर लेट गए थे और फिर अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लेते हैं। रूम में लाइट्स अभी भी नहीं जल रही थी। जैसे अर्चना जी दरवाज़ा खोल करके अंदर की तरफ पहुंची थी, ईश्वी जो अपनी मम्मा से कहती हैं, क्या हुआ मम्मा, आप इतनी रात में यहाँ क्या? अर्चना जी जो अगल बगल देखते हुए कहती हैं, ईश्वी कोई आया था यहाँ पर, किससे बात कर रही थी? हाँ, और आवाज़ आई है कुछ गिरने की। ईश्वी जो कहती है, अरे वो मैं तो नींद में चलना शुरू कर दी थी तो शायद कुछ गिर गया होगा, अभी आप क्या कर रहे हैं, आप मेरी नींद खराब कर दी, जाओ यहाँ से। मैं अर्चना जी तो कहती हैं, हाँ जा रही हूँ, अब ये खिड़की खुली क्यों है? वैश्वी जी कहती है, वो खुल गई होगी मम्मी, हवा चल रही थी ना। वहीं अर्चना जी तो कहती है, इतनी तेज तो हवा नहीं है, रुको मैं बंद करती हूँ। वैश्वी जी कहती है, मम्मी मैं कर लूँगी, जाओ यार आप। और फिर वो पीछे की तरफ देखती है तो कर्टन के पीछे उसे कोई नजर नहीं आता। लेकिन जैसे उसकी मम्मी अभी खिड़की की तरफ बढ़ती हैं, उसे याद आता है कि दक्ष को उसने तो विंडो के कर्टन के पास ही छुपाया था। और वो तुरंत ही अपनी मम्मा के सामने आते हुए कहती है, मम्मी आप नहीं जा सकती, नहीं। अर्चना जी तो कहती है, मैं खिड़की बंद करने जा रही हूँ, फिर अपने कमरे में चली जाऊंगी, हटो तुम। वैश्वी जी कहती है, मम्मी आप समझ नहीं रही हैं, अब मैं बंद कर दूंगी।
वैसे खिड़की बंद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि खिड़की तो ठीक अर्चना जी के सामने ही थी, लेकिन जो कर्टेंस उसने अभी साइड कर रखे थे, अगर गलती से भी ईश्वी की मॉम यानी अर्चना जी ने कर्टेंस लगा ली थी तो फिर दक्ष की पोल खुल सकती थी और उसके साथ ईश्वी की भी बड़ी पिटाई हो सकती थी, जिसकी वजह से ईश्वी किसी भी हालत में नहीं चाह रही थी कि अर्चना जी विंडो के आसपास रहें। लेकिन अर्चना जी भी कहाँ मानने वाली थी, वो भी पूरी ढीठ की तरह जाती हैं और विंडो का दरवाज़ा अंदर से बंद तो करती हैं, उसके साथ ही उस पर लॉक भी लगा देती हैं ताकि वो किसी भी हालत में खुल ना सके। ईश्वी जो कहती है, आप क्या ताला लेकर घूम रही हो? इस बात पर अर्चना जी जो कहती हैं, हाँ, क्योंकि तुमने नीचे कोई ना कोई कांड जरूर किया है। गाड़ी तब से बाहर खड़ी है और उसकी डिक्की भी बंद है, कौन है उसमें? जैसे ही अर्चना जी डिटेक्टिव की तरह सवाल करना शुरू करते हैं, ईश्वी तुरंत ही कहती है, आप जाओ यहाँ से, जाओ 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 जाओ। रात भर ना आप सोते नहीं हो लगता है, यही सब सोचते रहते हो। बहुत गलत थिंकिंग है मम्मी, देखो लॉयर मैं हूँ, चीज़ों को मैं संभाल लूंगी, आप क्यों परेशान होते हो, जाओ यहाँ से। अर्चना जी कहती हैं, अरे रुको, पर्दा तो लगा लेने दो। लेकिन अब ईश्वी जो कहती है, मम्मी प्लीज़, मैं लगा लूंगी ना, आप जाओ यहाँ से, क्या हो गया आपको? मेरे हाथ पहुँच जाते हैं पर्दे तक, लगा लूंगी मैं, जाओ। लेकिन अर्चना जी कहती हैं, क्यों, पर्दे के पीछे कोई छुपा हुआ है? जैसे ही अर्चना जी ने ये बोला था, ईश्वी के चेहरे पर दिखना शुरू हो गया था कि वो कितना ज़्यादा घबराई है और वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, नहीं 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 नहीं, कोई नहीं छुपा है। पर्दे के पीछे कौन छुपता है? वो सब तो 90s के ज़माने में होता था। मैं लगा लूँगी, आप प्लीज़ जाओ। लेकिन अर्चना जी एक एक कदम करते हुए उस पर्दे के पास आ जाती हैं और फिर धीरे से पर्दे को जैसे ही उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा था, ईश्वी जोर से चिल्लाते कहती है, ओह ठंडी लग रही मम्मी, जाओ यहाँ से, ब्लैंकेट में छुपना पड़ेगा। जैसी अर्चना जी ये सुनी थी, उसका नाटक देखते हुए कहती हैं, तो मैंने तुम्हें थोड़ी ना कहा है खड़े रहने के लिए, जाओ ब्लैंकेट के अंदर। वही सुनकर ईश्वी जो कहती है, मम्मी आप पहले जाओ, मैं दरवाज़ा अंदर से बंद। लेकिन तभी अर्चना जी जो कहती हैं, कोई ज़रूरत नहीं दरवाज़ा अंदर से बंद करने की, दरवाज़ा तो मैं बाहर से बंद करके जाऊंगी, चलो जाओ तुम ब्लैंकेट में। और फिर वो तुरंत ही एक ही झटके में कर्टन्स को लगाती हैं, जिससे ईश्वी तुरंत ही डर करके अपने चेहरे को नीचे छुपा ली थी। और जैसे ही उसने अपने हाथ को अपने चेहरे पर छुपाया था, अर्चना जी जो कहती हैं, यहाँ तो कोई नहीं है। अर्चना जी को तो पूरा बिलीव था कि ज़रूर यहाँ पर दक्ष ही छुपा होगा, लेकिन जब वो देखते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है और फिर ईश्वी को भी ब्लैंकेट में छुपा देखते हैं, तो वो भी समझ जाते हैं कि शायद मामला ठीक है। अभी ब्लैंकेट के अंदर ईश्वी जाकर के बैठी थी, लेकिन तभी उसके पैर पर उसे कुछ ठंडा ठंडा महसूस होता है, जिससे वो एकदम से घबराते हुए कहती है, क्या है ये? ईश्वी अपने आप से ही बात कर रही थी, लेकिन अर्चना जी उसकी तरफ झुकते हुए कहती हैं, क्या हुआ, कोई बात है, कौन है आप? ईश्वी जी कहती हैं, मम्मी क्या हो गया है, मैं सोने जा रही हूँ, आप जाओ यहाँ से। अब अर्चना जी को भी लगता है कि वो ज़्यादा परेशान कर रही है ईश्वी को, जिसकी वजह से वो भी अपना मुंह बनाते हुए कमरे से बाहर निकल जाती हैं। और फिर जैसे ही अर्चना जी बाहर की तरफ निकली थी, ईश्वी तुरंत ही हंसते हुए कहती है, क्या कर रही है, मेरे पैर पे आपका हाथ हटा, ये गुदगुदी हो रही है। लेकिन तभी अर्चना जी अचानक से दरवाज़ा फिर से खोल करके अंदर की तरफ झाँकते हुए कहती है, ईश्वी अब तक सोई नहीं तुम? जैसे ईश्वी सुनी थी, वो जल्दी जल्दी अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ मैं सोने जा रही हूँ माँ। और वो जल्दी से ब्लैंकेट के अंदर कवर हो जाती है। और जैसे ही वो ब्लैंकेट के अंदर अपना चेहरा की थी, दक्ष का चेहरा उसके ठीक सामने था और वो दोनों ब्लैंकेट में एक दूसरे के काफ़ी क्लोज, क्योंकि अगर वो काफ़ी दूर दूर होते तो अर्चना जी फिर से पकड़ लेती, जिसकी वजह से अर्चना जी भी अब बाहर की तरफ निकल गई थी और दक्ष और ईश्वी एक दूसरे के साथ ब्लैंकेट में। जैसे ईश्वी को सुनाई देता है कि अब अर्चना जी फाइनली वहाँ से जा चुके हैं, दरवाजे को बाहर से लॉक करके वो तुरंत ही ब्लैंकेट से बाहर की तरफ निकलती और गहरी गहरी सांस भरते हुए कहती है, आज तो मेरी जान निकलने वाली थी, जैसे तैसे बचा लिया भगवान ने, अब आप बाहर कैसे निकलेंगे? वहीं दक्ष जो ईश्वी के चेहरे की तरफ हल्का सा बेंड होते हुए कहते हैं, बाहर क्यों निकलना है, अंदर ही रहते हैं ना। सुनकर के ईश्वी की बॉडी पूरी तरह से कांप गई थी और जैसे अचानक ही उसकी पूरी बॉडी में गर्मी छिटकना शुरू हो गई हो। दक्ष भी धीरे से अपने हाथ को ले जाकर जैसे ईश्वी के गालों पर रखे थे, उसके टेम्परेचर को देखकर दक्ष कहते हैं, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा बहुत गर्म लग रहा है, वाकई में ठंडी लग रही है क्या? ईश्वी जो अपना सर जल्दी जल्दी हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ बहुत ठंडी लग रही है,
हम मुझे तो तब तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरी। वही दक्ष इस बात को सुनते हुए कहते हैं, तो ब्लैंकेट के अंदर छुप जाओ, गर्मी आ जाएगी, कम ऑन। और वो उसके हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ब्लैंकेट के अंदर छुपा लिए थे और उसके ठीक बगल में आकर के लेटते हुए कहते हैं, अभी ठीक लग रहा है। इस वक्त ब्लैंकेट के अंदर ऋषि और दक्ष एक दूसरे के सामने थे और ऋषि को ये सोच सोच कर इतना घबराहट महसूस हो रहा था कि वो आखिर इस शख्स के करीब इतना ज़्यादा कैसे है, क्योंकि दक्ष को देखकर ऋषि की हार्ट बीट बढ़ जाया करती थी और आज इस शख्स के इतने करीब होने के बाद उसकी हालत क्या हो रही थी यह सिर्फ ऋषि को पता था। वो जल्दी जल्दी अपना चेहरा हल्का सा पीछे करते हुए कहती है, मैं दूसरी जगह सो जाऊं या फिर आप कहीं और जाकर सो जाइए, रात भर ऐसे ही रहना पड़ेगा। मम्मा ने खिड़की भी बंद कर दी और बाहर का दरवाज़ा भी, अब बाहर नहीं निकल पाएंगे। वहीं दक्ष का हाथ जो कि ईश्वरी के कमर पर जाता है और वो आराम से वहीं लेटते हुए कहते हैं, नो वरीज, मुझे बाहर जाना भी नहीं है और मैं काउच पर क्यों सोऊं, वैसे भी हमने काफ़ी रात एक साथ गुजारी है, आज एक बेड पर भी गुजार लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महेश्वरी अपने अंदर ही कहती है, मुझे फ़र्क पड़ रहा है, मेरी हालत ख़राब हो रही है, मैं नहीं रह सकती ऐसे, मेरी हार्ट बीट अगर इन्हें पता चल गई और अगर मेरे इरादे, नहीं, जो मैं सोच रही हूँ इनके दिमाग में नहीं जाना चाहिए, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और मम्मी के कानों में आवाज़ भी पहुँच जाएगी। मेरे दर्शक कहते हैं, क्या इतनी बड़बड़ा रही हो तुम, सामने इतना हैंडसम सा शख्स है तुम्हारे और फिर भी अपने आप से बातें करनी है। खैर ये सब छोड़ो, बताओ क्या सुना रही थी तुम मुझे। महेश्वरी कहती है, जो सुना रही थी वो भूल गई। उसकी आवाज़ सुनकर दक्ष हल्का सा हंसते हुए कहते हैं, क्या हो गया तुम्हें, घबराहट हो रही है। ईश्वरी जो अपनी मुट्ठी कसते हुए कहती है, नहीं घबराहट, पसीना हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, मैं ब्लैंकेट हटा। जैसे ही वो अपने चेहरे से ब्लैंकेट हटाती है, लेकिन दक्ष जो ब्लैंकेट को दोबारा से नीचे करते हुए कहते हैं, ब्लैंकेट तो वैसे ही रहेगा, तुम्हें जो बात करनी है ऐसे ही करो, ज़्यादा गर्मी हो रही है तो। महेश्वरी जो कहती है, तो क्या करूं। दक्ष ईश्वरी के गर्दन के नीचे धीरे से अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, तो उतार दो कपड़े, लाइक गर्मी होती तो यही करते हैं ना। ये सुनकर ईश्वरी जो अपने ब्लश को जैसे तैसे करके अपने हाथों से छुपाते हुए कहती है, नहीं मुझे गर्मी नहीं हो रही, मुझे सोना है, मैं करवट बदल रही हूँ। और वह तुरंत ही अपने करवट को बदल कर पीठ इस वक्त दक्ष के सामने और दूसरी तरफ अपना चेहरा कर ली थी। दक्ष जो उसके पीठ के पास आकर धीरे से अपने होठों को रखते हुए कहते हैं, तुम ऐसे मुझसे मुंह नहीं मोड़ सकती, गाना सुनना था मुझे, तुम्हारे चक्कर में इतना रिस्क में आया हूँ, कल पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, अब गाना तो सुना दो कम से कम। वैश्वी जो जल्दी से ब्लैंकेट को हटाती है और फिर बैठते हुए कहती है, गाना बैठ कर गाते हैं, लेट कर नहीं। दक्ष भी इस बात पर एग्री करते हुए कहते हैं, चलो ठीक है, गाना मैं बैठ कर सुन लेता हूँ, उसके बाद जो करेंगे लेट कर करेंगे, ठीक है। ईश्वरी जो हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछते हैं, क्या करने की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं, सोना नहीं है रात में, क्या रात भर मुझे देखने का इरादा है। उनकी आवाज़ इतनी सॉफ्ट और इतनी ज़्यादा डीप होती जा रही थी कि ईश्वरी का दिमाग पूरी तरह से उसके काबू से बाहर जा रहा था और वो धीरे से अपने हाथ को ले जा करके दक्ष के चेहरे पर रखने वाली होती, लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल करते हुए कहती है, नो ईश्वरी, नो नॉट एट ऑल, अभी तुम ये सब नहीं कर सकती, कंट्रोल योरसेल्फ। और वैसे भी तुम इनके साथ बहुत टाइम से रह रही हो, ऐसे ही अचानक से तुम्हें इतनी फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए इनके लिए, गलत हो जाएगा। और दक्ष की तरफ मुड़ते हुए कहती है, तो मैं गाना शुरू करूं। दक्ष भी अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, बिल्कुल शुरू करो। ईश्वरी जो बड़े प्यार से दक्ष की तरफ देखते हुए गुनगुनाना शुरू करती है, तू सामने बैठा रहे, तुझे देखा करूं रात दिन, धीरे से फिर तुझसे कहूं, दिल धड़कता नहीं तेरे बिन, तुझी से मेरी सांस का सफर, तुझी से मेरे इश्क का असर, न जाने तुम्हें कब लगे खबर, मैं कब से हूँ मर मिटी तुम
ईश्वी की आवाज़ ने दक्ष को भी काफ़ी इमोशनल कर दिया था, और वहीं दक्ष भी उसकी आंखों में ध्यान से देखते हुए थोड़ी देर के लिए पूरी तरह गुम हो जाते हैं। लेकिन फिर वो अपने सारे दिमाग के ख्यालों को झटकते हुए दूसरी तरफ अपना चेहरा करते हुए कहते हैं, सो जाते हैं ईश्वी। ईश्वी भी अपने हाथों को एक दूसरे के साथ रख करते हुए कहती है, सो जाते हैं। आखिर ये रात वाकई में ही वो दोनों सोने में गुजार देंगे या फिर नहीं? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए क्रिमिनल्स पोस्ट 5 सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।